नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में शुरू होगी 16 घंटे की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नाम शामिल। हलचल भरा रहेगा सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन। बिहार एसआईआर समेत जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार की पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध केस पर भी कोर्ट करेगा गौर। अमेरिका और यूरोपीय संघ में हुई ट्रेड डील। 15% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, जबकि ईयू करेगा $600 अरब का निवेश। थाईलैंड कंबोडिया के बीच मलेशिया में संघर्ष विराम वार्ता आज। सीमा पर हुए संघर्ष में 4 दिन में 34 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। और फिडे महिला विश्व कप की विजेता का आज होगा फैसला। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा टाई ब्रेकर मुकाबला। तो आपको बता दें कि संसद में आज से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी और इस मुद्दे पर आज लोकसभा में और फिर कल राज्यसभा में चर्चा का दिन तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। एनडीए की ओर से शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, जेडीयू से ललन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा टीडीपी को 30 मिनट का समय मिला है। कृष्णा और हरीश बालयोगी प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मंगलवार को बोल सकते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 65 मिनट का समय मिला है और इस दौरान अखिलेश यादव और राजीव राय पक्ष रखेंगे। तो वहीं टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी, डीएमके से कनिमोई चर्चा में शामिल होंगी। शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत और अनिल देसाई विपक्ष की बात रखेंगे। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और आरजेडी से मीसा भारती वक्ता हो सकते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तावित चर्चा पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किसी अराजकता और सदन का समय बर्बाद किए बिना। सबके सामने है, सब कुछ सामने वीडियो पे दिखाया गया। अब चर्चाएं करनी है उनको, वो चर्चा करें। मैं समझता हूं कि चर्चा करें, हंगामा ना करें, संसद का समय बर्बाद ना करें। कंस्ट्रक्टिव सवाल हो, कंस्ट्रक्टिव जवाब मिलेगा। लेकिन चर्चा करके या किसी चीज़ का, हमारी सेना का, हमारे जो भी प्रयास हुए, हमारी जो उपलब्धियां हुई, उनका मखौल उड़ाने का प्रयास करेंगे तभी दिक्कत होगी। तब लोगों को भी पसंद नहीं आएगा और संसद की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगा। तो आपको बता दें, आज से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। राज्यसभा में आज समुद्र के द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर 23 जुलाई से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विधेयक को पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने चर्चा के लिए पेश किया था। लोकसभा से पारित ये विधेयक भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या फिर दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। उच्च सदन में नवनियुक्त सांसद शपथ लेंगे। साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी सूचीबद्ध है। और आपको एक बड़ी खबर बता दें। जी हां, बड़ी खबर आ रही है यूपी के बाराबंकी से। यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसानेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया है। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था और इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई। घटना के दौरान श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई।
चीख पुकार हुई और चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत की सूचना मिल रही है, जबकि 29 लोगों के घायल होने की सूचना है। इन घायलों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी, लेकिन हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जबकि कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया है कि कुछ बंदर जो हैं वो बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया और इसी वजह से वहां पर करंट फैल गया और भगदड़ जैसी वहां पर स्थिति बन गई। जिलाधिकारी ने बताया है कि हादसे में 29 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकास सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जोड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, इस घटना में 29 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना रात 2 बजे की है। अवसानेश्वर मंदिर बाराबंकी के हैदरगढ़ में स्थित है, जहां पर रात 12 बजे के बाद जल अभिषेक शुरू होता है, क्योंकि आज सावन का सोमवार है और काफी भीड़ थी और वहां पर पुलिस बल भी लगा हुआ था। लेकिन वहां जिलाधिकारी ने बताया कि बंदर वहां काफी थे और बिजली के तारों पर वो कूद रहे थे। उनके कूदने से एक तार टूट गया जो नीचे लगे टीन सेट के ऊपर गिरा। उस टीन सेट पर गिरने के कारण वहां पर करंट आ गया और जिसके कारण कुछ लोगों को करंट लगा और जिसके बाद थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई। इस करंट लगने के हादसे के बाद मौतें हुई हैं वो करंट लगने से हुई हैं या भगदड़ की वजह से हो गई हैं? जी, पहले तो करंट लगने के कारण ये मौत हुई है और इसके बाद जो 29 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि अफरा तफरी हो जाती थी, उन सभी लोगों को उपचार के लिए चिकित्सालय में भेजा गया है, जिनमें से 2 चिकित्सालय स्थानीय स्तर पर और जो गंभीर हैं उन लोगों को बाराबंकी के जिला अस्पताल में भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और घायलों के इलाज में कोई भी कोताही न बरती जाए और समुचित इलाज की व्यवस्था पर्याप्त वहां की जाए और जो भी जैसी व्यवस्था बनती है इलाज के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सीएम योगी ने तत्काल निर्देश दिए हैं इस घटना के होने के बाद। वहां पर जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार त्वरित जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। अगर घायलों की स्थिति की बात की जाए तो घायलों की स्थिति कैसी है, किस तरह की उनको चोटें आई हैं, क्या गंभीर चोटें हैं या अभी उनका किस प्रकार से जो इलाज हुआ है उससे कैसी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? जी, ये 29 लोग घायल हैं, उनमें से 2 लोग थोड़ा सीरियस है, बाकी लोगों की हालत सामान्य है, स्थिर बताई जा रही है। उनका यथाचित इलाज चल रहा है और चूंकि सीएम योगी ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर निर्देश दे दिया है तो तत्काल यहाँ पर भी चूंकि बाराबंकी से लखनऊ काफी निकट होता है, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तत्काल एम्बुलेंस से उनके लिए यहाँ भी बेड आरक्षित करा दिए गए हैं। 29 लोगों के जो घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज के लिए पर्याप्त वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि आला अधिकारी जो है वहाँ पर, अभी आपने भी बताया कि डीएम और एसपी मौके पर तत्काल रात में ही पहुंच गए थे, उसके बाद से पूरी स्थिति को संभाल लिया गया है और फिर से वहाँ पर एक बार मंदिर में तो दर्शन पूजन चल ही रहे हैं और तमाम जगहों पर, क्योंकि आज सावन का सोमवार है, तमाम सारे शिवालयों पर पुलिस बल मौजूद है। लेकिन कल ये दुखद घटना बंदरों के कारण हुई है। वो बंदरों के कारण जो तार टूट के गिरा था, उसके कारण जो लोहे का टीन शेड होता है उस पर तार गिरने के कारण जो घटना हुई थी। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है, घायलों का इलाज चल रहा है और इलाज में कोई भी कोताही न बरती जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोई कमी न होने पाए। जो 29 घायल है उनको हर समुचित इलाज कराया जाए, पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए, उच्च स्तरीय इलाज कराया जाए। आप कह रहे हैं कि मंदिर परिसर में जो कार्यक्रम होते हैं वो दोबारा से वैसे ही सुचारू रूप से चल रहे हैं और कामकाज वहां पर जो है शुरू हो गया है और जो टी शेड जिस पर करंट आया था वो भी अब ठीक कर लिया गया, तार ठीक हो गए, अब डरने वाली कोई बात नहीं है? जी बिल्कुल, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। उस प्रांगण में पर्याप्त पुलिस बल और लगा दिया गया है, पहले से ही लगा था, लेकिन वहां पर इस घटना के बाद और मौके पर पुलिस बल मौजूद हो गया है, क्योंकि आला अधिकारी रात में ही पहुंच गए थे। फिलहाल अब सबसे बड़ी बात है कि जो 29 लोग घायल हैं उनका पर्याप्त इलाज किया जाए, उसके
स्थिति पर नजर बनाए हैं। यहाँ लखनऊ मुख्यालय से भी नजर बनी हुई है उन घायलों के लिए, और पर्याप्त और सुविधाजनक उनका इलाज किया जाए, यही प्रशासन की सबसे बड़ी इस समय जो है सोच है, और वो इसी के मद्देनजर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, और अगर थोड़ा सा संयम लोग बरतें और भगदड़ ना मचे तो इस तरह की जो है हादसे जो है उनमें कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लग सकती है, कमी आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज का जो दिन है वो बेहद हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि कई सारे केस है। सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों की सुनवाई करने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रहने वाला है वो है विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का मामला, जिसमें सुनवाई ही बिहार में एसआईआर का आगे का भविष्य तय करेगी। पिछली सुनवाई की बात की जाए तो कोर्ट ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने माना था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि चल रही प्रक्रिया के समय को लेकर जरूर सवाल उठाया गया था और कहा था कि यह मसला लोकतंत्र के मूल और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची को लेकर भी चुनाव आयोग से प्रश्न किए थे, और उन दस्तावेजों में आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को ना शामिल किए जाने पर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि ये वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करे। सुनवाई की अगली तारीख आज की कोर्ट ने सोच समझ कर रखी थी, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा तय शेड्यूल में 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होनी है, और इसे ही देखते हुए सुनवाई 28 जुलाई को रखी थी, ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होने से पहले कोर्ट वस्तुस्थिति जान सके। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है। पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों में यह सामने आया है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता है या फिर अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। अब तक 7.24 करोड़ या 91.69% मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची के 99.8% हिस्से को कवर कर लिया गया है। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। वहीं 7 लाख के करीब नाम या तो अधिक से 2 से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं, या फिर आयोग ने यह बताया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, उन जिनका निधन हो चुका है या फिर जो स्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके, ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुनवाई होगी। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। 23 जुलाई को पिछली सुनवाई में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, कृपया जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। तो दूसरी तरफ संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने 21 जुलाई को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिसने जांच की थी।
और वहीं दिल्ली एनसीआर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करने वाला है। और ये याचिका दिल्ली सरकार ने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। इस आदेश में पुराने वाहनों, विशेषकर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, भले ही वे तकनीकी रूप से सक्षम हों या फिर BS6 मानकों का पालन करते हों। अगर कोर्ट आदेश की समीक्षा करता है तो हजारों वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रखेंगे। आप देखते रहिए TT न्यूज़। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा में अल्स्टॉम कंपनी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत रेलवे के निर्माण में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और कई रेलवे उत्पाद भारत अब दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है, आप वो देखिए। सर, खास करके भारतीय रेलवे नया आयाम सर कर रही है। भारत में रेलवे का प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो अब भारत से मेट्रो कोच ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने लगे हैं, बोगी जाने लगी है UK, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। प्रपल्शन सिस्टम जाने लगा है फ्रांस, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी, इटली। पैसेंजर कोचेस मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका जाने लगा है। फिर इंजन लोकोमोटिव मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और रिपब्लिक ऑफ गिनी के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला लोको फ्लैग ऑफ किया था। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन है, वो रेलवे में भी साकार होने लगा है। रेल मंत्रालय और माहिती और प्रसारण मंत्री ने बनाया कि अपना भारत अब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनके भारतीय रेल में नया आयाम दिखाई दे रहा है। भार्गव त्रिवेदी धीरज के साथ, वडोदरा, अहमदाबाद। और केंद्र सरकार के प्रयासों से जहां झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, तो वहीं भटके हुए लोग भी मुख्य धारा से लगातार जुड़ रहे हैं और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। गुमला के ओम प्रकाश साहू ने मछली पालन कर नीली क्रांति को नया आयाम दिया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की। देश के आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार के प्रयासों से बदलाव की बयार बह रही है। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में अब गोलियों की थर्राहट की जगह विकास की गूंज है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड का कुम्हारी गांव, जो कभी नक्सलियों के काले साए में था, वहीं अब नीली क्रांति का पर्याय बन रहा है। लाल आतंक की राह पर चल चुके ओम प्रकाश साहू अब मुख्य धारा में लौटकर मछली पालन और रोजगार को क्षेत्र में नया आयाम दे रहे हैं। खास तौर पर PLFI रहा, उसका भी सहयोग किए शुरू में, लेकिन देखे कि भाई ये लोग समाज के लिए घून है, घून। तो मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है, बाल बच्चा भी ठीक से है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। ओम प्रकाश साहू के एक नक्सली से सफल मछली पालक बनने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बड़ा किरदार बना। ओम प्रकाश साहू की शुरुआत आसान नहीं थी, विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। प्रधानमंत्री ने आज जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो उनके हौसले को और नई ताकत मिली है। जब प्रधानमंत्री जी हमारे नाम लिए, हम तो रास्ते में ही थे, पता नहीं था हमको,
लेकिन दोस्त लोग फ़ोन करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपके नाम ले रहे हैं इस काम के लिए, तो मन में बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ साथ मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको खुशी हो रही है। ओम प्रकाश की प्रेरणा से इलाके में सैकड़ों लोगों का भी मछली पालन की ओर रुझान बढ़ा है। कभी उग्रवाद के कारण युवा शिक्षिका ज्योति लकड़ा को नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उन्हें भी ओम प्रकाश साहू ने नई राह दिखाई है। मत्स्य पालन को अपनाकर उन्होंने अपनी आय बढ़ाई और अब वो उसी की बदौलत अपना स्कूल भी चला रही हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से कभी नक्सलियों के गढ़ रहे इलाकों में भी विकास की गति तेज हो गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों का भी इसमें खासा असर पड़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और वो विभिन्न योजनाओं से जुड़कर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। पीएम की मन की बात से गुमनाम नायकों को राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान मिल रही है। गुमला के ओम प्रकाश साहू ऐसे ही एक कर्मयोगी है जो पहले बंदूक थामे थे और अब मछली का जाल थाम रहे हैं। यह सिर्फ हालात का बदलना नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, जिसे ओम प्रकाश साहू ने हकीकत में बदलकर इलाके में बदलाव की कहानी लिखी है। डीडी न्यूज के लिए नरेश और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में संघर्ष विराम वार्ता होगी। मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने कहा है कि दोनों ही देशों ने शांति वार्ता का हमारा अनुरोध माना है और हमारी मध्यस्थता स्वीकार की है। मलेशिया को उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। बता दें कि मलेशिया के पास इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की अध्यक्षता का दायित्व है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई छिड़ने के बाद शांति की अपील की थी और मध्यस्थता की पेशकश की थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता जिरायू हुआंगसैप ने बताया कि थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथम बेचायाचाई मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर कुआलालंपुर जाएंगे और वहां पर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उपायों पर वार्ता करेंगे। जिरायू ने बताया कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत भी मलेशियाई प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता में भाग लेंगे। इससे पहले शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के नेताओं से टेलीफोन पर वार्ता करके उनसे लड़ाई खत्म करने का उन्होंने अनुरोध किया था। लड़ाई जारी रहने पर उन्होंने अमेरिकी व्यापार बंद करने की धमकी दी थी। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने लड़ाई खत्म करने की उनकी सलाह के लिए शुक्रिया कहा है, लेकिन मलेशिया में वार्ता करेंगे। और गौरतलब है कि सीमा पर स्थित शिव मंदिर के अधिकार को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। दोनों ओर से फायरिंग, रॉकेट प्रहार और गोलाबारी जारी रही। इस लड़ाई में अभी तक 34 लोग मारे गए और 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा हुई है। इस समझौते को ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दिया है, जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ट्रंप ने इस मौके पर बताया कि इस समझौते के अंतर्गत सभी देशों के बाजार खोल दिए जाएंगे और साथ ही यूरोपीय संघ पर सभी क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही EU अमेरिका से सैन्य उपकरणों की खरीद में भी वृद्धि करेगा। ऊर्जा क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ अमेरिका से करीब 150 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीद करेगा, जो दोनों पक्षों के आर्थिक सहयोग को मजबूती देगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस डील के तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से लागू मौजूदा शुल्क व्यवस्था जारी रहेगी। चिप्स या फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर अगले 2 हफ्तों के भीतर 232 सेक्शन के तहत नई घोषणा की जाएगी, जो इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पहल होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।